अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा अगला लेक्चर है एक्सरसाइज में से जो हम कर रहे थे ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 9 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स। आइए देखते हैं वन बाय वन ये सभी पार्ट्स के हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास डी पार्ट रह गया था हमारे पास 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड when completely ionized in water they have equal number of positive and negative charges, but the number of positive charged ions are twice the number of negatively charged ions। कह रहे 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम पानी में मुकम्मल तौर पे आयोनाइज करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मिकदार तो सेम होती हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस की तादाद नेगेटिव आयंस की तादाद का 2 गुना। आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि हमारे पास डी पार्ट था, तो डी पार्ट का हमारे पास आ गया आंसर। सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन की इक्वेशन चेक करते हैं। लुक एट हियर, दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। जी बच्चों देखिएगा कि ये H2SO4 को अगर हम पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज करते हैं, इट विल प्रोड्यूस द H आयन और साथ में क्या बनाएगा, सल्फेट आयन। अब देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एक सल्फेट आयन। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है और 2 हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव 2 चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की मिकदार टोटल कितनी है, 2, जबकि एक सल्फेट आयन के अंदर नेगेटिव 2 चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 2 है, पॉजिटिव चार्ज भी कितना है, 2 है। क्लियर। अच्छा दूसरी बात देखिएगा, यहां पर नेगेटिव आयंस कितने हैं, सल्फेट 1, जबकि हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2। अच्छा दूसरी बात भी क्लियर होगी कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्जड आयंस आर द ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्जड आयन। ठीक है, हमें ये बात इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का डीकंपोज करता हूं वाटर के अंदर, तो उससे मुझे पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन 2 गुना मिलते हैं बनिस्बत नेगेटिव आयन के। सो ये बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव आयंस की तादाद नेगेटिव आयंस की तादाद का 2 गुना है। अच्छा दूसरा देखिएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज और 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 चार्ज। यहां पर पूरे सल्फेट के ऊपर क्या है, 2 चार्ज, लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। क्लियर होगी बात। ये यहां पर जो 4.9 ग्राम मैस है, इट हैज नो इंपॉर्टेंस, आइदर वी हैव अ स्मॉल मैस और लार्ज मैस, दिस रेशियो विल नॉट चेंज, ये रेशियो चेंज नहीं होगी। क्लियर होगी बात। ये अगर आप चाहें तो आप मॉलिक्यूल्स की तादाद को काउंट कर सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो है बेटे मैस ऑफ H2SO4 जो गिवन है वो कितनी है बेटे, 4.9 ग्राम है। और आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि मोलर मैस ऑफ H2SO4 2 हाइड्रोजनों का मास 2, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, और कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। बेटे इसी डाटा को फॉलो करते हुए वी आर एबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 बच्चों ये बराबर होंगे मैस ऑफ द H2SO4 4.9 डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 डेज 23। ये बेटे आ जाएगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है जी, 4.9 है मल्टीप्लाई 6.02 है और बेटे डिवाइडेड बाय है जी 98। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है 0.301। तो एक बार फिर कर लेते हैं, 4.9 है डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 98। ठीक है, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें 6.02 से, ये एरर है। बहरहाल ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो आप ये देखिएगा कि चाहे ये मॉलिक्यूल्स कम हो चाहे ये मॉलिक्यूल ज्यादा हो, ये रेशियो चेंज नहीं हो। यानी ये अगर एक मॉलिक्यूल है तो पॉजिटिव आयन 2 होंगे और नेगेटिव आयन 1 होगा, और इसी तरह एक मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 2 और
और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा 2। इस सवाल का जब आप आंसर करने लगे तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट when sulfuric acid is ionized into the water it produces 2 hydrogen ion which are the positive ion and 1 sulfate ion which is a negative ion. So clear that positive number of positive ions are twice the number of negative ion. ये लिखेंगे। फिर देखेंगे कि 1 molecule of sulfuric acid produce 2 positive charge and 1 molecule of sulfuric acid produce 2 negative charge। ठीक है, तो 4.9 gram of mass has no importance. Either we have a small mass or large mass, this ratio will not change. ठीक होगी बात ये। अच्छा, बहरहाल मैंने इनके मालिक्यूल्स की तादाद निकालने की भी यहाँ पर क्या की है, कोशिश की है। तो मालिक्यूल्स की तादाद का रेफरेंस भी यूज़ कर आप कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mg of K2CrO4 has thrice the number of ions than the number of formula unit when completely ionized। जी बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास E पार्ट है, हमारे पास है जी K2CrO4। जी बच्चों, इसे मुकम्मल तौर पे हमने पानी में आयनाइज किया। देखिएगा इसमें आयंस आ गए 2 और पोटाशियम के, और एक आ गया हमारे पास क्रोमेट का आयन। एक हमारे पास किसका आ गया, क्रोमेट का आयन। अच्छा, ये इक्वेशन बता रही है कि ये एक फार्मूला यूनिट है, 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है और 1 नेगेटिव आयन बना रहा है। ये पोटाशियम क्रोमेट का क्या है, 1 फार्मूला यूनिट, 1 फार्मूला यूनिट। और ये क्या बना रहा है, 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है बेटे, आप देख सकते हैं। और क्या बना रहा है, 1 नेगेटिव आयन। तो कुल कितने आयन बना रहे हैं, 2 और 1 3। तो आपने कहना है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट व्हेन इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड देन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ K2CrO4 प्रोड्यूस 3 आयंस। इनमें से 2 पॉजिटिव है और 1 क्या है, नेगेटिव। तो अगेन यू विल से दैट 1 mg mass has no importance. Either we have a small mass or large mass, this ratio will not change. अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 1 mg बेटे ये बराबर किसके होते हैं, 10⁻³ ग्राम से। तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पर सिंपल आंसर करेंगे तो मुकम्मल हो जाएगा कि दिस इज क्लियर फ्रॉम द आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ K2CrO4 दैट 1 फार्मूला यूनिट ऑफ K2CrO4 प्रोड्यूस thrice the number of ions than the number of formula unit। ठीक होगी बात। यही क्वेश्चन पूछा था कि 1 mg of K2CrO4 has thrice the number of ions than the number of formula unit। तो ये इसी इक्वेशन से क्लियर हो गया है कि when formula unit K2CrO4 is completely ionized in the water it produces the thrice the number of ions than the number of formula unit। Here the 1 mg mass has no importance. Either we have a small mass or large mass, this ratio will not change। जी बच्चों, अब आगे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, इसका F पार्ट आ जाता है। F पार्ट का आंसर देखिएगा बेटे, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन and 44 gram of carbon dioxide occupy separately the volume of 22.414 cubic decimeter. Although the size and masses of molecule of 3 gases are very different from each other। क्लियर होगी बात बेटे। मोलर वॉल्यूम की आपने चैप्टर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल है, किसी भी गैस का 1 मोल है तो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, उसका वॉल्यूम कितना होएगा आइडियल गैस का, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू द मोलर डेफिनेशन, molar volume of the any ideal gas at STP is that कि वो क्या था कि 1 mole of all the different gases occupy the same volume at STP which is 22.414 cubic decimeter। तो आप क्या कहेंगे, as 2 gram of hydrogen and 16 gram of methane and 44 gram of CO2 are 1 mole of each, so definitely they will occupy the same volume 22.414 cubic decimeter। 2 ग्राम आपको पता है मोलर मास किसका है, हाइड्रोजन का, 60 ग्राम मोलर मास है मीथेन का, 44 ग्राम मोलर मास किसका, CO2 का। क्योंकि ये सबका मोलर मास है तो 1 मोल ही हुआ,
ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा, ये मीथेन का 1 मोल होगा और ये हाइड्रोजन का 1 मोल होगा। ठीक है, चूंकि सबका 1 मोल है तो ये वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई करेंगे। कीप इन माइंड हियर गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज और मैसेज ये वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखा ये गया है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज मोर देन द 300 टाइम देयर ऑन डायमीटर। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे प्रॉपरली इसका आंसर? तो आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या वो डेफिनेशन क्या है कि ये गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है, तो आपने कहना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP इज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर सेपरेटली। तो एज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन and 44 gram of carbon dioxide are 1 mole of each, so definitely they will occupy the same volume which is a 22.414 cubic decimeter. ठीक है, masses and sizes of the molecular gases do not affect the volume because the average distance between two molecules is considered to be more than the 300 times their own time. Thank you very much बच्चों, बहुत शुक्रिया।